नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचने की ओर है। हालांकि पहले चरण का जो मतदान 19 अप्रैल को हुआ था, उसमें मतदाताओं ने जिस तरह की बेरुखी दिखाई है, उसको लेकर के हर पार्टी बहुत चिंतित है। खास तौर पर 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की पेशानी पर बल है। उसका नेतृत्व, बीजेपी का नेतृत्व इस बात से खासा चिंतित है कि उसके कोर वोटर भी इस दौरान मतदान के लिए घरों से नहीं निकले। माना यह भी जा रहा है कि मतदान प्रतिशत में कमी होने के पीछे जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है कि उन्होंने भी उस उत्साह के साथ अपने स्वयंसेवकों को मैदान में नहीं उतारा। वहीं बीजेपी जिन पन्ना प्रमुखों पर नाज करती है और अपने बूथ कार्यकर्ताओं पर जिसे पूरा पूरा भरोसा है, उन्हें लेकर के भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब की बार कुछ असहज नजर आ रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो फीडबैक मिला है पहले चरण के बाद, और जो खास तौर पर मतदान प्रतिशत को लेकर के, उसमें अंदर से काफी हद तक नेतृत्व को हिला दिया है। वजह यह भी मानी जा रही है कि नेतृत्व ये सोचने पर विवश है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड आगे भी कायम रहा तो 400 पार तो बहुत दूर है, कहीं बीजेपी 200 के नीचे न सिमट जाए। इसे लेकर के अभी 2 दिन पहले ही सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक मैराथन बैठक हुई। उस बैठक में न केवल बीजेपी के चुनावी राजनीति के मास्टरमाइंड गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, बल्कि सारे महासचिव और वरिष्ठ नेता भी उसमें मौजूद थे। बात करें तो पार्टी नेतृत्व ने उस गहन मैराथन बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, और इसके तहत सबसे पहले देश की सभी राज्य इकाइयों को ये चेतावनी दी गई है कि अपने बूथ कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करें, उन पर नकेल कसी जाए। अब आप सोच सकते हैं कि जिन पर पार्टी को नाज हुआ करता था, उन पर नकेल कसने की बात आ गई है, तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम चिंतनीय नहीं है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व किस हद तक बेचैनी में है। अब उसी के तहत लगातार सोमवार को बैठक हुई, उसके बाद सभी राज्य इकाइयों को यह निर्देश जारी किया गया, और अब यह तय हुआ है कि पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन्हें पूरी तरह से इस युद्ध के मैदान में झोंक दिया जाएगा। वो लगातार 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान तक वो लगातार सक्रिय रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनकी सभाओं की वृद्धि की जाएगी संख्या में। हर जगह वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मुंबई से पांडिचेरी, मणिपुर से मुंबई तक कोना कोना छान मारेंगे वो। वही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद भाजपा के अध्यक्ष
जेपी नड्डा और इस तरह से जितने भी लोग हैं उन सभी को इसमें पूरी शिद्दत के साथ लगना होगा। ये एक तरह से अंदर अंदर सबको सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बताएं कि सबसे ज्यादा चिंतित हैं बीजेपी के चुनावी राजनीति के मास्टरमाइंड गृह मंत्री अमित शाह। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच चुकी हैं। असल में दिक्कत ये सब कुछ इसलिए है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, अंदरूनी रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया है साफ साफ तौर पर कि पार्टी का कोर वोटर ही मतदान के लिए नहीं निकला। पार्टी के अंदर खाने से ऐसे में आवाजें उठने लगी कि पार्टी का बूथ प्रबंधन ही डगमगा गया। कई शीर्ष नेताओं ने यहां तक कहा है कि प्रथम चरण के मतदान में कई स्तर पर बूथ प्रबंधन में कमी नजर आई है। और ये तब है जबकि पिछले साल भर से लगभग पूरी पार्टी बूथ प्रबंधन पर ही फोकस कर रही थी। लिहाजा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करने की सख्त हिदायत दी गई है। सबसे ज्यादा अगर चिंता की बात कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है, जहां पार्टी के परंपरागत मतदाता घरों में ही अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहे, वो मतदान के लिए नहीं निकले। ऐसे में नेतृत्व की चिंता अब यह है कि आगे के 6 चरण के मतदान में पार्टी का परंपरागत मतदाता अगर नहीं निकलता है तो हालत और गंभीर होगी। लिहाजा उन्हें हर हाल में बाहर निकालना है, मतदान केंद्र तक लाना है। इसके लिए बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया जाना है और उन पर पेच कसे जाने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने राज्य इकाइयों को भेजे अपने संदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर बात गर्मी की है तो पन्ना प्रमुख हो या बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, वो अपने कोर मतदाता, परंपरागत मतदाताओं को इस तरह से अपने प्रेरित करें कि वो अर्ली आवर में, यानी कि धूप तल्ख हो उसके पहले ही वो मतदान केंद्र तक जाएं और अपना मतदान कर फिर लौटें। ये नारा तो बहुत पहले मायावती ने दिया था, बसपा प्रमुख, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो ये टैक्टिक्स अब बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को और पन्ना प्रमुखों को ये दायित्व सौंपने जा रही है। यहां तक कि विचार ये भी किया गया कि पार्टी निर्वाचन आयोग से मतदान अवधि में वृद्धि कराने के लिए भी सिफारिश कर सकती है। हो सकता है कि यह भी कहा जाए कि मतदान शाम 6 नहीं बल्कि रात को 8 बजे तक कराया जाए। साथ ही मतदान केंद्रों पर कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाए। असल में पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको यह भी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के कुछ सवर्ण जातियों में जो मतदाता हैं, खासतौर पर राजपूत बिरादरी के और भूमिहार बिरादरी के, उन्होंने एक चुप्पी सी साध ली है, मौन साध लिया है और अपने आप को निष्क्रिय कर दिया है। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। इसमें पार्टी प्रत्याशियों को लेकर के कुछ नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में अब जब 26 तारीख को जिन दूसरे चरण के लिए जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें करीब 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सभी के लिए किस तरह से
तैयारी की जाए, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है बीजेपी ने। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान होना है। हम बात अभी यूपी को ही लेकर के चल रहे थे। जो नाराजगी की बात सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सवर्ण जाति के लोगों के जो मतदाता हैं वो अपने आप को निष्क्रिय कर चुके हैं, कर लिए हैं, तो उन्हें रिझाने की, मनाने की भी कोशिश पूरी होगी। अब आपको केवल दूसरा ही चरण नहीं, तीसरे और चौथे चरण के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उनमें कुल 23 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में 21 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने को केवल 2 सीटें ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती होगी कि वो अपनी पिछली बार जीती 21 सीटों को कायम ही न रखे, बल्कि उन 2 सीटों पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश करके यूपी में जो नारा दिया गया है 80 पार, तो 80 की 80 सीटों पर कब्जा कर लिया जाए। इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका जो मानना है कि पिछली बार जिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को इस तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में सफलता मिली थी, उसमें से एक मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और संभल में शफीकुर रहमान जीते थे। आज की तारीख में वो दोनों दिवंगत हो चुके हैं। जबकि चौथे चरण की बात करें अगर, तो उसमें कुल 13 सीटों पर मतदान होना है, जबकि तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होना है। जिन 10 सीटों पर मतदान होना है उसमें से 8 सीटों पर 19 बीजेपी ने 2019 में कब्जा किया था। जिन 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है उसमें पिछली बार सभी सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी। चौथे चरण में सबसे प्रमुख सीट कन्नौज की है, जिस पर मुलायम सिंह यादव एक बार, खुद अखिलेश यादव 3 बार और उनकी पत्नी डिंपल यादव 2 बार जीत चुकी हैं। पिछली बार भी उपचुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की थी डिंपल यादव ने। यह सीट 1998 से 2014 तक सब समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही, लेकिन 2019 में यह सीट बीजेपी ने उनसे छीन ली थी। हालांकि कतिपय कारणों से जब यहां दोबारा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो वहां उस सीट से डिंपल ने भारी जीत हासिल की थी। अब सवाल यही है कि यहां से किसे उतारा जाए। अखिलेश यादव पर इस बार के चुनाव को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो बार बार कह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को वहन करने के चलते शायद वो इस बार मैदान में न उतरे। इसी लिहाज से उन्होंने तेज प्रताप को यहां से उतारने का निर्णय लिया, लेकिन उस पर कटाक्ष होने लगा कि वो मैदान छोड़ करके भाग गए। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि इस बात पर मंथन फिर से शुरू हो गया है कि अखिलेश यादव यहां से ताल ठोकने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बार शिवपाल यादव भी मैदान में नहीं है। वो रणनीतिकारों के लिहाज से चुनाव लड़ाने में व्यस्त हैं। तो ये जो दूसरे चरण से लेकर के और चौथे चरण तक का जो मामला है, उसे लेकर के बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आखिर 400 पार का जो नारा दिया है,
लेकिन जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें अगर वास्तव में परंपरागत वोट, परंपरागत मतदाता और वोटर जो इनके हैं बीजेपी के, वो अगर घरों से नहीं निकलेंगे, वो अपने आप को निष्क्रिय बनाए रखेंगे, बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख उतनी मुस्तैदी से नहीं जुटेंगे, तो ये स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा लें, आज जब शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद ही इन बूथ कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये 2 दिन में क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 26 तारीख को की शाम के बाद जो मतदान प्रतिशत आएगा, उस पर भी सबकी निगाह होगी कि इतनी तैयारी के बाद क्या कुछ होता है। बीजेपी क्या अपने पन्ना प्रमुखों को, बूथ कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित कर पाई, मतदान प्रतिशत बढ़ा पाई। हालांकि यहां आपको एक चीज और बता दूं कि लगातार बीजेपी के नेता, खासतौर पर मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो चाहे विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, लगातार वो लगे हुए हैं। सारा प्रशासन लगा हुआ है, लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कहीं न कहीं एक नाउम्मीदी दिखाई दे रही है। ये नाउम्मीदी किस लिए है? ये क्या यही इसी को एंटी इनकम्पेंसी कहते हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का वोटर भी इन 10 सालों के शासनकाल से खुद को कुछ ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन मतदाताओं के बूते पर बीजेपी केंद्र में 2014 में और 2019 में सत्तारूढ़ हुई, वो वोटर, वो यूथ, वो महिलाएं, उनके दिमाग में कहीं बेरोजगारी और महंगाई तो नहीं समा गई है? उन्हें कांग्रेस का न्याय पत्र कहीं लुभाने तो नहीं लगा है? बात सवर्ण मतदाताओं की भी हो रही है। कुछ महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों ही वो ठीक उसी तरह से है जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, ये किसी को पहचानती नहीं है। तो महंगाई भी किसी को पहचानती नहीं है, बेरोजगारी भी किसी को पहचानती नहीं है कि वो किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस मजहब का है। तो क्या राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का वो नारा कहीं न कहीं काम कर रहा है? काम करेगा क्यों नहीं? दरअसल कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिसे कि न्याय पत्र नाम दिया गया है, उस न्याय पत्र को हर वोटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की थी, कांग्रेस नेताओं की थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के पास कितना मजबूत संगठन है। तो ये काम तो बीजेपी खुद ही कर दे रही है। इन केन प्रकारेण उन पर तोहमत थोप लगाने के लिहाज से ही प्रधानमंत्री खुद ही उस न्याय पत्र का जिक्र कर दे रहे हैं
बार बार अपनी रणनीति के तहत बहुत कुछ चीजें ऐसी भी कही गई हैं इस दौरान चुनावी सभाओं में, जिसे लेकर के मतदाता थोड़ा सा विचलित भी हुए हैं। एक तरफ आप उस घोषणा पत्र को का जिक्र करते हैं, तो आपको बता दूं कि बिना किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के प्रयास के मतदाता खुद ही उसे सर्च करके खोजने लगे हैं कि वो उस न्याय पत्र में ऐसा क्या है जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने उसे मुस्लिम लीग का एजेंडा बता दिया। उसे यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, बीजेपी के लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदुओं से सारा कुछ निकलवा करके उसे मुस्लिमों को सौंप देगी। आज की तारीख में आपको एक चीज स्पष्ट करूं कि 2014 में जो युवा 2014 से 2024 के बीच में 10 साल का वक्त गुजरा है। इन 10 सालों में 2014 में अगर कोई 10 साल का था, 12 साल का था, 14 साल का था, तो आप सोच लीजिए वो 10 से 20 वर्ष का हो गया, 12 से 22 वर्ष का हो गया, 14 से 24 वर्ष का हो गया, और आज उसे काम चाहिए। वो 5 किलो अनाज पर अपने आप को किसी का बंधक बनाने के लिए राजी नहीं है। वो इस बात को समझने लगा है कि हमको काम चाहिए। अगर ये बात हर युवा के दिलो दिमाग में छा गई, और लगता है कि छा गई है, यही वजह है कि बीजेपी मंचों से, सभाओं से चाहे जितना चिंगाड़े, लेकिन अंदर खाने में वो खुद डरी हुई है। तो अब आपको एक सरसरी निगाह से आपको बता दें कि दूसरे चरण में जो 26 तारीख को मतदान होना है, उसमें क्या कहां मतदान होना है उस पर भी गौर कीजिएगा। आपको बता दें कि असम में 5 सीटें हैं, जिसमें दरांग, उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव। बिहार की 5 सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिमा, भागलपुर और बांका। छत्तीसगढ़ में 3 सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। जम्मू कश्मीर में 1 सीट जम्मू लोकसभा। कर्नाटक में 14 सीट उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार। केरल की 20 सीट कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्लापुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अटिंगल और तिरुअनंतपुरम। मध्य प्रदेश की 6 सीट टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। महाराष्ट्र की 8 सीट बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी। राजस्थान की 13 सीट टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालवाड़ा 12। त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा पूर्व। उत्तर प्रदेश की 8 सीट
अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा तथा पश्चिम बंगाल की 3 सीट दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। इन सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 2 दिन के बाद मतदान होना है। मतदान अवश्य करें। आप सभी और राजनीतिक दल चाहे जो कहें जो करें, हालांकि हर पार्टी इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। मेरी तरफ से भी आप सभी से अपील है कि 5 साल में जो ये एक मौका मिला है, इसे आप उपयोग में जरूर लाएं, अन्यथा 5 साल तक आप किसी को कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए मतदान जरूर करें ताकि आगे चल करके आप जिसे भी मत देते हैं उस पर उंगली उठाने का आपको 100% हक हो। यानी कि इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, अगर पसंद आया शेयर करेंगे। वीडियो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।